लैरी और जॉन, एक बुजुर्ग कपल, कार में बैठकर आपस में बहस कर रहे होते हैं। दोनों यह तय नहीं कर पा रहे होते कि छुट्टियों में कहाँ जाना है। दरअसल वे अपने बच्चों के घर जा रहे होते हैं, जहाँ एक जेंडर रिवील पार्टी होने वाली होती है। जॉन एक गंभीर बीमारी से जूझ रही होती है, उसे टर्मिनल कैंसर होता है, लेकिन दोनों मिलकर यह बात अपने बच्चों से छुपाने का फैसला करते हैं। पार्टी के दौरान परिवार के लोग जॉन को उसकी एक पुरानी फोटो दिखाते हैं, जिसमें वो अपने पहले पति के साथ होती है। उसका पहला पति युद्ध में मारा गया था। लैरी जब उस फोटो को देख रहा होता है, तभी अचानक ब्रेजल खाते वक्त लैरी का गला घुटने लगता है। बाकी लोग मदद के लिए आगे बढ़ते ही हैं, लेकिन उनकी मदद पहुंचने से पहले ही लैरी नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। अचानक वह खुद को अपनी जवानी वाली बॉडी में एक ट्रेन के अंदर जागता हुआ पाता है। सामने वाली सीट पर एक बच्चा बैठा होता है, लेकिन उसने बड़ों जैसे कपड़े पहन रखे होते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन रुकती है। लैरी देखता है कि लोग उतर रहे हैं, तो वह भी उनके पीछे पीछे उतर जाता है। वह एक बड़े से जंक्शन पर पहुंच जाता है। वहाँ अलग अलग लोग उसके पास आते हैं और पर्चे देने लगते हैं। लैरी उनसे पूछता है कि वो कहाँ आ गया है। वो सब उसे कहते हैं कि उसका एसी उसे सब कुछ समझा देगा। और भी ज्यादा उलझन में पड़कर वो रिसेप्शन पर जाता है, लेकिन वहाँ बैठी लड़की भी उसे वही बात दोहराती है। कुछ मिनट बाद एक औरत आती है और उसे जगाती है। वो बताती है कि उसका नाम आना है। वो बताती है कि वही उसकी एसी यानी आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर है। लैरी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी आना उसे एक आईना दिखाती है। आईने में खुद को देखकर लैरी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे अपनी जवानी वाली शक्ल दिखाई देती है। आना बताती है कि आफ्टर लाइफ में लोग उसी रूप में आते हैं जब वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश थे। इसी वजह से वहाँ कुछ 10 साल के बच्चे भी दिखाई देते हैं। फिर भी लैरी को यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है। तभी आना उसे जोरदार थप्पड़ मारती है ताकि वह समझ सके कि यह सपना नहीं है। लैरी कहता है कि उसे भगवान से बात करनी है, लेकिन आना उसे बताती है कि यहाँ कोई भगवान नहीं है। वो कहती है कि वो फ्रैंक नाम के किसी व्यक्ति के लिए काम करती है, वो भी किसी और के लिए काम करता है। असल में ये सब ऐसे ही चलता रहता है। यह जगह जिंदगी और इटर्निटी के बीच की सिर्फ एक ट्रांजिशन जगह है। यहाँ लैरी अपनी पसंद की इटर्निटी चुन सकता है, जैसी जिंदगी वह हमेशा चाहता था। तभी अचानक एक अनाउंसमेंट होती है, रेड डोर एस्केप आ रहा है, उससे दूर रहें, उससे जुड़ने की कोशिश न करें। लैरी देखता है कि 2 पुलिस वाले एक आदमी को पकड़कर ले जा रहे हैं। इसके बाद आना उसे उसका कमरा दिखाती है। वो उसे ढेर सारे लीफलेट देती है, जिनमें अलग अलग तरह की इटर्निटी के ऑप्शन होते हैं। आना जाते जाते उससे कहती है कि जो तुम्हें पसंद हो वही चुन लेना। लैरी कमरे को देखता है और फिर टीवी ऑन करता है, लेकिन टीवी पर सिर्फ लगातार विज्ञापन ही चल रहे होते हैं। लैरी को समझ आता है कि यह पूरी जगह इटर्निटी से भरी हुई है। वो बाहर निकलता है और देखता है कि चारों तरफ लोग अपनी अपनी इटर्निटी बेच रहे हैं। इसके बाद वो एक बार में चला जाता है। वहाँ एक औरत उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करती है। जब लैरी उसे बताता है कि वो शादीशुदा है, तो वो औरत उसे अपनी इटर्निटी का ऑफर देने लगती है। तभी बारटेंडर उसे रोकते हुए कहता है, बार के अंदर इटर्निटी बेचने की इजाजत नहीं है। लैरी बारटेंडर से पूछता है कि क्या उसे यहाँ रहने के लिए कोई नौकरी करनी पड़ेगी। बारटेंडर जवाब देता है कि सिर्फ तभी अगर वो यहीं रुकना चाहता है। फिर बारटेंडर उससे पूछता है कि क्या उसने अपनी इटर्निटी चुन ली है। लैरी कहता है कि वो अभी फैसला नहीं कर पा रहा। वो कहता है कि शायद वो बीच वाली इटर्निटी चुन ले, लेकिन उसे लगता है कि उसकी पत्नी को यह पसंद नहीं आएगी। बारटेंडर उसे साफ साफ बता देता है कि वह सिर्फ एक ही इटर्निटी चुन सकता है और फिर उसे हमेशा के लिए वहीं रहना होगा। अगर कोई वहां से भागने की कोशिश करता है तो उसे पकड़ लिया जाता है और एक वॉइड में डाल दिया जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ अंधेरा होता है और कुछ भी नहीं। अगले दिन लैरी की नींद खुलती है और वो देखता है कि आना उसके सामने खड़ी है। आना उससे पूछती है कि क्या उसने कोई फैसला कर लिया है, लेकिन लैरी अब भी पूरी तरह कंफ्यूज होता है। वो आना से पूछता है कि क्या वो अपनी पत्नी से मिल सकता है, क्योंकि वो उसके बिना आगे जाना नहीं चाहता। आना उसे बताती है यहाँ चीजें इस तरह से काम नहीं करती। फिर लैरी पूछता है कि क्या वह उन लोगों से मिल सकता है जो उससे पहले मर चुके हैं, जैसे उसके माता पिता। आना बताती है अगर वो अपने माता पिता से मिलेगा तो उसे हमेशा के लिए उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। लैरी पूछता है कि उसे यहाँ रहने के लिए क्या करना होगा। आना बताती है कि इसके लिए उसे काम करना पड़ेगा। उसका काम सफाई का होता है और उसे बेसमेंट में रहना होगा। काफी सोच विचार करने के बाद लैरी फैसला करता है कि वह एक इटर्निटी चुनेगा और वहां जाकर जोन के आने की सारी तैयारी करेगा। यह सब किसी तरह से थोड़ा रोमांटिक लगता है। रात के समय लैरी जोन के लिए एक चिट्ठी लिखता है जो वह उसके आने पर उसे देना चाहता है। इधर असली दुनिया में जॉन की मौत हो जाती है और उस वक्त उसका पूरा परिवार उसके पास होता है। इसके बाद जॉन की आंख खुलती है और वो खुद को ट्रेन में अपनी जवानी वाली बॉडी में पाती है।
अगली सुबह आना लैरी को उसकी अनंत यात्रा पर ले जा रही होती है। लैरी उससे कहता है कि वह उसका पत्र जोन को दे दे, लेकिन आना बताती है कि यह नियमों के खिलाफ है। वह लैरी को गले लगाकर अलविदा कहती है। लैरी स्टेशन की तरफ जाने लगता है। उसी समय जोन ट्रेन से उतर रही होती है। एस्केलेटर पर लैरी अचानक अपनी पत्नी को देखकर चौंक जाता है, लेकिन जोन उसे नहीं देख पाती। बेचैन लैरी जल्दी से रास्ता बदलता है और भागकर वापस जंक्शन की तरफ जाता है, जहां जोन आईने में अपना जवान चेहरा देख रही होती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और प्यार से गले लगते हैं। जोन को पहले ही समझ आ चुका होता है कि वह मर चुकी है और वह लैरी को इस तरह मरने के लिए डांटती है, मूर्ख तरीके से। तभी वहां रयान आ जाता है, जो जोन का आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर होता है। वह जोन को लैरी से खींच कर ले जाता है और उसे उसके पहले पति ल्यूक के पास ले जाता है, जो 57 साल से उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों की मुलाकात बहुत प्यारी और भावुक होती है, लेकिन तभी लैरी बीच में आ जाता है, क्योंकि उसे जोन को अपनी अनंत जिंदगी में ले जाना होता है, यह समझते ही कि उसे हमेशा के लिए किसी एक पति को चुनना होगा। जोन को पैनिक अटैक आ जाता है, इसलिए रयान उसे उसके कमरे में ले जाता है। जोन अच्छे कपड़े बदलती है, फिर रयान उसे उसके विकल्पों के बारे में समझाने की कोशिश करता है। उसी समय ल्यूक उससे मिलने आ जाता है और डरी हुई जोन उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। रयान को लगता है कि ल्यूक बेहतर विकल्प है, क्योंकि वह 50 साल से ज्यादा समय तक वफादार रहा था, इसीलिए वह दोनों को अकेला छोड़ देता है। इधर लैरी आना के सामने गुस्सा निकाल रहा होता है। तब आना बताती है कि उसका पहले रयान के साथ रिश्ता रह चुका है। वह कहती है कि ल्यूक बहुत ज्यादा हैंडसम है। इस पर लैरी कहता है कि वही है जिसने जोन को 65 साल की शादी और बच्चे दिए थे। आना इसे भावनात्मक ब्लैकमेल कहती है। फिर कहानी वापस जोन पर आती है। जोन और ल्यूक जंक्शन के आसपास टहलने जाते हैं और दोनों थोड़ा अजीब सा व्यवहार करते हैं। अचानक 2 गार्ड पास से दौड़ते हैं, जो एक आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो अपनी अनंत जिंदगी से भागना चाहता है। गार्ड में से एक ल्यूक को देखकर रुकता है, उससे हेलो बोलता है और तुरंत जोन को पहचान लेता है। ऐसा लगता है कि ल्यूक ने उसके बारे में बहुत बातें की होती हैं। गार्ड के चले जाने के बाद ल्यूक जोन को नियम समझाता है और उससे कहता है कि वह उससे प्यार करता है। वह बताता है कि उसने हर दिन उसके बारे में सोचा है और उसे बहुत प्यारी प्यारी बातें कहता है। फिर वह उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जोन पीछे हट जाती है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा होता और वह बीमार सा महसूस करती है। जोन ल्यूक से कहती है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए और वह वहां से भाग जाती है। कुछ मिनट बाद लैरी अचानक जोन के कमरे में घुस आता है और उनकी अनंत जिंदगी के लिए ढेर सारे तरीका लेकर आता है। जोन घबरा जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। वह उसे याद दिलाती है कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए। फिर वह बताती है कि लैरी की मौत के बाद उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी मर गई थी। यह सुनकर लैरी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे वह कभी पसंद नहीं थी। फिर लैरी को याद आता है कि स्क्वाट करना हमेशा जोन को शांत करने में मदद करता था और वह उसे ऐसा करने के लिए मना लेता है। बुजुर्ग होने की वजह से जोन अब स्क्वाट नहीं कर पाती थी, इसलिए वह दोबारा ऐसा कर पाकर जोन को अच्छा लगने लगता है। फिर लैरी प्रेटजेल खाने लगता है और लगभग फिर से उसका दम घुट जाता है, जिसे देखकर जोन घबरा जाती है। जोन कहती है कि उसे अपना दिमाग शांत करना है और थोड़ा अकेले रहना है। इस पर लैरी अपनी गलती मानता है, माफी मांगता है और कहता है कि वे सुबह बात करेंगे। जब लैरी उसके बिस्तर पर आराम से लेटने की कोशिश करता है तो जोन उसे बाहर निकाल देती है। लैरी अपने कमरे में वापस जाने लगता है, लेकिन उसके 7 दिन पूरे हो चुके होते हैं, इसलिए उसे बेसमेंट में जाना पड़ता है। रास्ते में लैरी एक बोर्ड देखता है जिस पर मरे हुए सिंगर डीन मार्टिन के शो का प्रचार होता है। जोन को वह सिंगर बहुत पसंद होता है, इसलिए लैरी आना से शो लगाने को कहता है। लेकिन जब लैरी अपना नया कमरा देखता है तो निराश हो जाता है, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है। अगली सुबह लैरी जोन को वेटिंग एरिया में ले जाता है, जहां आना पियानो बजा रही होती है और डीन मार्टिन गाना गाने आता है। लेकिन वह आदमी अजीब हरकतें करने लगता है और सीढ़ियों पर ठोकर खा जाता है। तब सबको समझ आ जाता है कि वह असली डीन मार्टिन नहीं बल्कि नकली है। लैरी शिकायत करने आना के पास चला जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर वह आदमी जोन से फ्लर्ट करने लगता है। तभी ल्यूक आता है, उसे वहां से खींच कर ले जाता है और उसे मुक्का मारता है। फिर रयान की मदद से ल्यूक कोशिश करता है कि ल्यूक जोन को फूल देने ही वाला होता है, लेकिन तभी लैरी बीच में आकर फिर से शिकायत करने लगता है। दोनों आदमी आपस में बहस करने लगते हैं और जोन का सब्र टूट जाता है। वह जोर से चिल्लाकर उन्हें चुप होने को कहती है।
Ihtigalen rakmushrai besuavi, Alida yognozavi, Ehitekesuana ailsi, Agaprakian albacumi, but Estaishrada roirai pinti avi, Atradidel, Egalori havi, Ataramemgas davi, Aterada bukmugula shimakuili, Atekab, Atuharlakina sugnemirabikwil, Ibirel radi, Atuhin rayatukin nustabik sukwil nikil, Atniana say, Hitrakshushukin asmasesunus, Ayahwada factor, Yuhidu drop, he could get any rally, Atekro, Atajlakin rahabestrami, Emisugul, Kiday, Ataik super besek, Nusini rally, Atrapan Kedibe Yukwil, Hiteri Hitlash Nedai, Etelmush tukir sudge, Onodrefro, Aik Dayan Tikisuin Sui, Hitadabukwil nos, Ataigelik Dukwil Bes, Yadivirika Avro, Nedakidash, Lapsach, Egadibnas, Sikaleta, Kalumil Hepikno, Hetkid Lapma, Ibasik Chirin Panos Drop Gwil, Hitkaskidarabo, Laprak Dayan Arupirasik Ignizin Paham Tarahai, Hitohimainudna Rahagash, Hatajaxviakra, Hetajilim Trami, Hoknos Gwil Dabix, Harapan Rabiga, Esoprak Hanikil, Aikrazatni Axuin Sukatemastu, Ataikrazatni Agnuin Sui, Hitadabesunos, Hirishta Igniziknosi, Hishukenunikil Ekastrakadapianish Dabnasiknu Avi, Haitabilsa, Hianita Payokenu, Hetekam, Hetajosh Hesa, Eroch Guilis, Heteritrakta Bratagal, Emirabik Witupito Prohosh Dabin Patnos, Hetrakranidim Sergi, Hevukmash, Hetrakapir Dahra, Hetrakizambuki, Hetmukradura the Evi Hisej, Hatohlagnash Dalavin Rektagabstrop Nam Safasaj, Hetshopra Pirahapterus Buki, Hatoloham Bijak the Hobby Biba, Stibikno, Hetohian Kisharatirupi Biba, Talahnikel, Heteritaruk Hetraktai, Hokonidin Arupinpa, Nos Rock Guil, Narodekrafasignir, Hetash Dish Guilro, Hetlashtuak Sirel, Hetit Gorenu Nair Rabsinikel, Hitohilavihino Hurush Seb, Hibraptabsi, Hengerakatrak Lashtuak Kisi, Hagash del Hepnoki, Hiteknos, Hetrapan Gorenu, Rakalish Distribuknos, Hailsi, Hitashdohiaral Gavgalro, Hetkalenrak Sebesripunodi Hitnusei, Hikirakal Sefan Paav, Hidabikina Dibemastasik Nuktasik Itapra, Rabge, Hikelim Tazajdi Ikin Hedignizna, Rabu Duknosi, Hetohet, Hetatabrakiniranuk Pro, Hitalubimirmak, Okuitapunudin Patnos, Dabritschuk, Hetraklok no female top, Helikin Abdushtim main goal Ratiniranu, Hitekukin Lakin Lahyokisnu Havre, Hitlakin Asugrap Nukatritschuk Pro, Hitashdimirmakin Pahok Nair Rohana Nus Dabik Signelaga. लैरी उससे पूछता है कि जोन उससे प्यार क्यों करने लगी थी और कैरन कहती है कि उसे खुद नहीं पता, लेकिन वह लैरी को यकीन दिलाती है कि उसने जोन को बहुत खुश रखा। इसके बाद लैरी ल्यूक के कमरे में जाता है, यह सोचकर कि उसे उसके बारे में कुछ गलत बातें मिल जाएं। दीवार पर बने निशान दिखाते हैं कि ल्यूक अपनी मौत के बाद से हर दिन गिन रहा था और एक नोटबुक में जोन की कई ड्राइंग बनी होती हैं। तभी ल्यूक वापस आ जाता है और लैरी पर आरोप लगाता है कि उसने जोन को अपने हिसाब से चलाया है। वह कहता है कि जोन अकेली रहती तो ज्यादा खुश होती। दोनों के बीच बहुत ही बेवकूफी भरी लड़ाई हो जाती है। इसी छीना झपट्टी में लैरी की जेब से उसका पत्र गिर जाता है। जब दोनों थककर गिर जाते हैं तो लैरी कहता है कि जब उसने जोन को प्रपोज किया था तब उसे ल्यूक के बारे में पता नहीं था, लेकिन ल्यूक कहता है कि उसने वही प्रपोज किया था उसी घाट पर जिसे वह और जोन अपनी खास जगह मानते थे। उधर जोन इतने सारे विज्ञापन स्टॉल देखकर परेशान हो जाती है, इसलिए रयान उसे एक शांत गलियारे में ले जाता है जहां बंद हो चुकी अनंत दुनियाओं के बोर्ड लगे होते हैं। जब जोन मानती है कि उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए तो रयान कहता है कि उसे ल्यूक ज्यादा सही विकल्प लगता है, लेकिन फैसला उसी को करना है। अगले दिन लैरी जोन को समुद्र तट पर ले जाता है। वे एक ऐसी अनंत दुनिया में पहुंचते हैं जो बहुत मशहूर है और इसलिए वहां बहुत भीड़ होती है। वे कुछ देर बात करते हैं और लगभग किस करने ही वाले होते हैं। तभी एक लड़का अपनी गेंद से लैरी को मार देता है और उन्हें अपनी डरावनी मौत के बारे में बताने लगता है। इसके बाद दोनों समुद्र की शांति का आनंद लेने के लिए नाव में बैठ जाते हैं। लैरी जोन से अपने अंतिम संस्कार के बारे में पूछता है और माफी मांगता है कि जब उसकी मौत हुई तब वह उसके साथ नहीं था। वह यह भी कहता है कि उनके बच्चे उन्हें फिर से साथ देखकर खुश होते। यह सुनकर जोन को लगता है कि लैरी उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। जोन उसे याद दिलाती है कि वह एक बहुत उलझी हुई स्थिति में है और लैरी कसम खाकर कहता है कि अगर जरूरत पड़ती तो वह भी जोन का उतना ही इंतजार करता जितना ल्यूक ने किया। जब वे वापस जमीन पर आते हैं तो जोन चाहती है कि वह लैरी के साथ आर्काइव्स में जाए, लेकिन लैरी मना कर देता है। उसका मानना है कि इंसान यादों में खो सकता है और वह जोन को इससे बचाना चाहता है, लेकिन जोन को लगता है कि लैरी डर रहा है कि वहां उन्हें क्या देखने को मिल सकता है। दोनों किनारे बैठकर अपनी पहली डेट के बारे में बात करते हैं। तब लैरी बताता है कि वह हमेशा जोन की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था। इधर जंक्शन में
ल्यूक को लैरी का पत्र मिल जाता है और वह उसे पढ़ लेता है। उधर जोन और लैरी अपनी डेट से लौटते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। लैरी कहता है कि उसे इस बात की परवाह नहीं कि वे कहाँ जाएं, बस वे दोनों साथ हों। उसी समय ल्यूक कोऑर्डिनेटर्स के साथ वहां आ जाता है और जोन को बताता है कि लैरी उसके कमरे में घुसा था। वह जोन को वह पत्र भी दे देता है। अब जोन को पता चल जाता है कि लैरी लगभग वहां से चला ही गया था। वह सिर्फ इसलिए रुका था क्योंकि जाते वक्त उसने जोन को देख लिया था। फिर से बहस शुरू हो जाती है और जोन लैरी को स्वार्थी कहती है। इसके जवाब में लैरी कहता है कि वह हमेशा जोन की जिंदगी में बस दूसरा विकल्प रहा है और वह ल्यूक पर भी कुछ आरोप लगाता है। ल्यूक गुस्से में चिल्लाता है और मान लेता है कि पिछले 57 सालों में उसके कुछ रिश्ते रहे हैं, लेकिन वह कहता है कि कम से कम उसने जोन का इंतजार तो किया। दोनों आदमी चाहते हैं कि जोन अब भी फैसला करे, लेकिन जोन को और समय चाहिए होता है, इसलिए कोऑर्डिनेटर्स दोनों को वहां से ले जाते हैं। कुछ देर बाद कैरन एक ड्रिंक लेकर जोन के पास आती है और तब जोन पूरी तरह टूट जाती है। कैरन उसे दिलासा देती है और उसका ध्यान हटाने के लिए उसे अलग अलग मजेदार स्टॉल्स पर ले जाती है। जोन लगातार पीती रहती है और अपनी हालत को लेकर बड़बड़ाती रहती है। तभी कैरन उसे याद दिलाती है कि वह मर चुकी है। इसका मतलब है कि अब जोन पर किसी पर कोई जिम्मेदारी नहीं है और वह एक नई शुरुआत कर सकती है। बार में लैरी और ल्यूक बहुत ज्यादा पीते हैं, जिससे दोनों के बीच तालमेल बन जाता है और वे थोड़े जुड़ भी जाते हैं। वे एक दूसरे की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि जोन उनका हकदार नहीं है। अगली सुबह जोन हैंगओवर के साथ उठती है, लेकिन उसने अपना फैसला कर लिया होता है। वह अपने दोनों पतियों को फोन करती है और कहती है कि वह खुद को भाग्यशाली मानती है कि उसके पास दोनों हैं। शायद चीजें वैसे ही हुई हैं जैसे होनी थी। भले ही वह किसी एक को चुने, वह खुद को गुनहगार महसूस करेगी। इसलिए वह घोषणा करती है कि वह चुनती है। जोन किसी एक को नहीं चुनती और आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है। इसके बाद जोन तैयार होती है कि वह अपनी अनंत जिंदगी कैरन के साथ बिताए। इधर लैरी ल्यूक से कहता है कि ल्यूक सही था, उसने प्रपोज उसी घाट पर किया, क्योंकि ल्यूक हमेशा वह भूत रहा जिसे वह कभी हरा नहीं सकता था। लैरी सोचता है कि शायद उसने प्रेज्जल खाते समय दम इसलिए रोका कि उसने शादी की तस्वीर देख ली थी। इसके जवाब में ल्यूक मानता है कि वह लैरी के उस जीवन को देखकर बहुत ईर्ष्यालु था जो उसने जोन के साथ बनाया। फिर दोनों बताते हैं कि उनके शरीर ने ये रूप क्यों चुने। ल्यूक वैसा दिखता है जैसे वह उस दिन था। अचानक लैरी को कुछ समझ में आता है और वह कमरे से भागता है। स्टेशन पर लैरी ट्रेन में जोन को पाता है और उससे आखिरी बात करने के लिए उतरने को कहता है। वह ध्यान दिलाता है कि उसके बाल लंबे हैं, जबकि शादी के दौरान उसने हमेशा छोटे बाल रखे थे। इसका मतलब है कि जोन ल्यूक के साथ सबसे ज्यादा खुश थी, इसलिए वह चाहता है कि जोन उसके साथ जाए। शुरुआत में जोन इसे इनकार करती है, लेकिन लैरी जोर देता है कि यह सही फैसला है। फिर दोनों रोते हैं क्योंकि वे अपना आखिरी गले लगाना साझा करते हैं। कुछ समय बाद ल्यूक और जोन अपनी अनंत जिंदगी की ट्रेन में होते हैं। लैरी जंक्शन में इधर उधर भटक रहा होता है क्योंकि वह अभी भी नहीं जानता कि उसे कहाँ जाना है। वहां उसे पता चलता है कि आना और रयान फिर से साथ हो गए हैं। आना लैरी से अलग में बात करती है और कहती है कि वह उस पर गर्व करती है। वह समझाती है कि उसने जंक्शन में ही रहने का फैसला इसलिए किया क्योंकि खोई हुई आत्माओं की मदद करना उसे उद्देश्य देता है। और लैरी ने उसे याद दिलाया कि वह इस काम से प्यार क्यों करती है। पहाड़ों वाली अनंत दुनिया में जोन और ल्यूक अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वे साथ रहते हैं, वे डेट पर जाते हैं और दूसरी आत्माओं से दोस्ती करते हैं। शाम को वे आखिरकार थोड़ी मस्ती भी करते हैं। जब ल्यूक सो जाता है तो जोन को कुछ शक होने लगता है और वह आर्काइव्स जाने का फैसला करती है। वहां वह उस दिन की याद देखती है जब उसने लैरी से पहली बार मुलाकात की थी। आगामी कुछ दिनों में ल्यूक जोन को दूसरी आत्माओं के साथ तरह तरह की गतिविधियों में ले जाता है, लेकिन जोन का मजा नहीं आता। हर रात वह आर्काइव्स जाती है और लैरी के साथ अपने और भी कई यादगार पलों को दोबारा देखती है। आर्काइव्स का क्लर्क जोन से कहता है कि वहां इतना समय बिताना ठीक नहीं है और जरूरी है कि वह आगे बढ़े। एक रात ल्यूक कहता है कि यह सच में परफेक्ट जिंदगी है और जोन नहीं जानती कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। अगली सुबह ल्यूक बताता है कि उसने फिर से कोई एक्टिविटी बुक की है और जोन आखिरकार टूट जाती है। वह कहती है कि उसने गलती की थी उसे चुनकर, जिससे ल्यूक गुस्से में आ जाता है और चिल्लाने लगता है। जोन समझाती है कि वह उसके साथ सबसे खुश थी क्योंकि यह जवान और मूर्खतापूर्ण प्यार था, जिसमें उस प्यार में घर की किश्तें, नौकरी का बोझ और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन जोन कहती है कि प्यार सिर्फ इतना ही नहीं होता, प्यार में बुरे पल भी शामिल होते हैं। वह यह भी सोचती है कि ल्यूक 7 साल पहले वाली जोन से प्यार करता है और वह कभी आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन अब वह बदल चुकी है और पहले जैसी इंसान नहीं रही। फिर जोन ऐलान करती है कि वह वापस जाने की कोशिश करेगी, भले
भले ही इसमें पकड़े जाने का खतरा ही क्यों न हो। वह रोते हुए ल्यूक से कहती है कि उसने उससे प्यार किया था, लेकिन ल्यूक बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कुछ घंटों बाद जोन भागने की योजना बनाने की कोशिश कर रही होती है और चाकू के साथ अभ्यास कर रही होती है। इसके बाद बहुत सोचने के बाद ल्यूक वापस आता है और सहमति देता है कि वह जोन का ध्यान भटकाने का काम करेगा। दोनों आर्काइव्स जाते हैं और ल्यूक क्लर्क के सामने टूटने का नाटक करता है। जब क्लर्क उसे सांत्वना देता है तब जोन चुपके से अंदर घुस जाती है। फिर ल्यूक भी सामान्य ग्राहक की तरह अंदर चला जाता है। ल्यूक और जोन अपनी शादी की याद देखते हैं और आखिरी विदाई कहते हैं। जोन यादों के पीछे से चुपके से निकलती है और भी उसे अलार्म और गार्ड्स की आवाज सुनाई देती है। जोन दौड़ती रहती है और एक दरवाजा पाती है जिसमें 2 सैनिक उसे बताते हैं कि ल्यूक की मौत हो गई। फिर एक वॉशिंग मशीन का दरवाजा उसे उस याद में ले जाता है जहाँ वह लैरी के साथ बहस कर रही होती है। गार्ड्स अभी भी आ रहे होते हैं, इसलिए जोन एक कुर्सी से दरवाजा बंद कर देती है और ऊपर भागती है जहां उसे अपनी पुरानी खुद की छवि मिलती है। पुरानी जोन लैरी का नाम बोलती है और युवा जोन बिस्तर के नीचे छुपने की कोशिश करती है। गार्ड्स उसके पीछे होते हैं लेकिन वह रेंगती रहती है और अंततः ट्रेन के ट्रैक्स पर पहुंच जाती है। सुरंग के रास्ते से चलकर जोन सफलतापूर्वक वापस लौटने में कामयाब हो जाती है। जोन जंक्शन पहुंचती है। वह लैरी के बारे में रिसेप्शनिस्ट से पूछना चाहती है, लेकिन उसी समय उसे वांटेड साइन मिल जाता है और जोन को फिर से भागना पड़ता है। बूट क्षेत्र में वह रयान और आना से टकराती है। वे उसे छिपने में मदद करते हैं और गार्ड्स को बताते हैं कि जोन दूसरी दिशा में चली गई थी। फिर जोन उनसे पूछती है कि लैरी किस अनंत दुनिया में गया, लेकिन कूनर्डिनेटर्स का जवाब सुनकर वह चौंक जाती है। बार में जोन लैरी को बारटेंडर के रूप में काम करते पाती है। वे दोनों एक ड्रिंक शेयर करते हैं और जोन लैरी से उसके साथ आने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे चेतावनी देती है कि यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि वह अब फरार है। लैरी फिर भी मान जाता है और उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। कुछ ही देर बाद जोन और लैरी उस अनंत दुनिया में पहुंचते हैं जो पूरी तरह उनके पूरे शादीशुदा जीवन के पड़ोस की नकल करती है।